नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ निकुंज पारिक। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा एंटेमोलॉजी की लेक्चर सीरीज जो है वो लगातार यूट्यूब के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आई जा रही है। तो उसी लेक्चर सीरीज में आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। साथ ही साथ इस टॉपिक के अंदर अपन इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट की जो मेटामॉर्फोसिस के अंदर हार्मोनल जो कंट्रोल्स होते हैं या हार्मोन किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, ये प्रोसेस अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले अपन जब बात करते हैं कि इंसेक्ट के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, तो देखिएगा कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम किसे कहा जाता है। जैसा आप लोगों के सामने एक हंसता खेलता सा छोटा सा नन्हा सा एक इंसेक्ट आपको एक दिखाया गया है। इस इंसेक्ट के चारों तरफ एक बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है और उस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी इंटेग्यूमेंट के अंदर आपको एक से अधिक लेयर जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। मेनली अपन अगर बात करें तो इंसेक्ट के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो रहता है, इसके अंदर अपने को 3 जो लेयर हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिएगा, इसी के साथ जब बात करते हैं अपन कि ओरिजिन के बेसिस पे ये किस प्रकार की होती हैं, तो ओरिजिन की बेसिस पे जब बात की जाती है तो ये इंटेग्यूमेंट जो है इसका निर्माण जो होता है एक्टोडर्मल जर्म लेयर के द्वारा अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं इनके बारे में कि ये 3 लेयर कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली जो लेयर होती है जो सबसे बाहर की तरफ मौजूद होती है इंसेक्ट के सिस्टम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर, उसे अपन क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। वहीं मिडिल लेयर के रूप में जिस लेयर को अपन जानते हैं वो एपिडर्मिस कहलाती है, और सबसे इनरमोस्ट लेयर जो रहती है उसे अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बना है वो एपिडर्मिस लेयर के सिक्रीशन से बना है, चाहे वो क्यूटिकल हो चाहे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो। अब अपन बात करते हैं कि जो क्यूटिकल लेयर है, इस क्यूटिकल लेयर के अंदर भी आपको कई प्रकार की जो लेयर होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जो क्यूटिकल लेयर है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जिसे अपन बोलते हैं एपिक्यूटिकल, और दूसरा भाग जिसे अपन बोलते हैं प्रोक्यूटिकल। मतलब सबसे बाहर का जो हिस्सा रहेगा वो कौन सा कहलाएगा, एपिक्यूटिकल कहलाएगा, और एपिक्यूटिकल के जस्ट नीचे जो लेयर होगी उसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्रोक्यूटिकल लेयर के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एपिक्यूटिकल बाहर का हिस्सा है और इस एपिक्यूटिकल के अंदर भी लेयर की संख्या 2, 3, 4 जो है अलग अलग संख्या जो होती है वो अपने को देखने को मिलती है। डिफरेंट स्पीसीज के अनुसार ये अपने को देखने को मिलेगी। तो देखिएगा, एपिक्यूटिकल में अगर नॉर्मली जब अपन बात करते हैं तो 4 जो लेयर है वो देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर रहेगी एपिक्यूटिकल की, उसे अपन सीमेंट लेयर के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर सीमेंटिक सबस्टांस जो होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी के जस्ट नीचे जो लेयर रहती है उस लेयर को अपने वैक्स लेयर के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर वैक्स मटेरियल जो रहता है वो भरा रहता है या वैक्स मटेरियल प्रेजेंट रहता है। इसी के जस्ट नीचे जो लेयर होगी उसे अपन आउटर एपिक्यूटिकल लेयर, और उसके जस्ट नीचे की तरफ इनर एपिक्यूटिकल लेयर पाई जाती है। अब ये जो आउटर और इनर एपिक्यूटिकल लेयर है, कई बार आपको या कई बुक में इन दोनों लेयर को एक स्पेसिफिक नाम से डिनोट कर दिया जाता है, दोनों को मिलाकर किसी एक नाम से डिनोट कर दिया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, क्यूटिक्यूलिन लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, वहीं सेकंड अगर बात करें अपन किसकी, प्रोक्यूटिकल की, तो प्रोक्यूटिकल जो रहती है इसे फिर फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है कि इसके अंदर भी आपको 2 लेयर जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। जो प्रोक्यूटिकल की बाहर की जो लेयर होती है उसे अपन एक्सोक्यूटिकल बोलते हैं, और प्रोक्यूटिकल की जो अंदर की जो लेयर है उसे अपन एंडोक्यूटिकल लेयर के नाम से जानते हैं। चलिएगा, इसी चीज को अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में हमने कहा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एपिडर्मिस लेयर की। ये एपिडर्मिस लेयर है,
इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, और इन सेल्स को एपिडर्मल सेल के नाम से जाना जाता है। ये एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, जब मोल्टिंग की प्रोसेस होगी तो देखिएगा जो एपिडर्मल सेल्स है, उसी एपिडर्मल सेल्स के द्वारा जो आउटर लेयर है, जिसे अपन क्यूटिकल नाम दे रहे हैं, क्यूटिकल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के साथ साथ जो इसी के नीचे एपिडर्मिस लेयर के जो नीचे की जो लेयर है मौजूद है, जिसे अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन भी अपने को इसी लेयर के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा जो जैसे मैंने कहा कि एपिडर्मिस सेल्स जो होती हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने कहा एपिडर्मल सेल्स की बहुत सारी संख्याएं होंगी, और ये एपिडर्मल सेल्स जब आपस में जुड़ जाएंगी तब जाकर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो लेयर कौन सी कहलाएगी? एपिडर्मिस लेयर कहलाएगी। अब ये जो एपिडर्मल सेल्स आपस में जुड़ी हैं तो किसी न किसी स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी रहती हैं, और जिस स्ट्रक्चर के द्वारा ये जुड़ी हैं, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेप्टा डेस्मोसोम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है भाई। अब इसी के साथ साथ मैंने कहा इसी के जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन मौजूद है, इनरमोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रहेगी ये भी अटैच रहती है एपिडर्मिस लेयर के साथ। ठीक है, जैसे कि यहां स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है कि हर एक के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो अटैच है किसके साथ? एपिडर्मिस लेयर के साथ। तो ये जो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एपिडर्मिस, उसे अपन हेमीडेस्मोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, किस नाम से जानेंगे? हेमीडेस्मोसोम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इन एपिडर्मल सेल्स के बीच ग्लैंड मौजूद रहती है, जिस ग्लैंड का नाम है डर्मल ग्लैंड। ठीक है, और ये डर्मल ग्लैंड एक डक्ट के थ्रू ओपन होती है आउटर लेयर के पास। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जो एपिडर्मिस लेयर है इसी के द्वारा क्या हो रहा है? क्यूटिकल लेयर का जो फॉर्मेशन है वो अपने को देखने को मिल रहा है। तो एपिडर्मल लेयर के अंदर मौजूद जो डर्मल ग्लैंड है, इस डर्मल ग्लैंड के द्वारा केमिकल मटेरियल सिक्रीट किए जाएंगे, और वो मटेरियल डक्ट के थ्रू कहां ओपन होते हैं? आउटर लेयर के अंदर ओपन होते हैं। ठीक है, जैसे ही आउटर लेयर के अंदर ओपन हुए तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? अपने को वैक्स लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको वैक्सी मटेरियल देखने को मिलता है। और वैक्स क्या काम करती है इस इंसेक्ट में? कि वाटर लॉस को कम से कम करती है, कि पानी की हानि जो है या वाटर है जो है उसकी बॉडी के अंदर कम से कम वेपोराइज हो। ठीक है, वहीं इसी के सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जिसे अपन सीमेंट लेयर के नाम से जान रहे हैं, इस सीमेंट लेयर के अंदर सीमेंटिंग सबस्टेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर बात की जाए ये किससे मिलकर बनी होती है, तो हमने कहा कि ये टेंड प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर क्या होती है? सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलता है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है यहां से, जिस टॉपिक का नाम है मेटामॉर्फोसिस। अब एक बार मेटामॉर्फोसिस समझें उससे पहले, जैसे मैंने कहा कि जब भी इंसेक्ट के इंटेग्यूमेंट जो होती है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम अब ये मैंने देखा है, तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को आप बोलते हो मोल्टिंग। अब मोल्टिंग क्या होती है कि इंसेक्ट के चारों तरफ जो क्यूटिकल की लेयर है, वो क्यूटिकल क्या करेगी? जैसे जैसे इंसेक्ट ग्रोथ करेगा तो इंसेक्ट के ग्रोथ करने के कारण क्या होती है? ओल्ड क्यूटिकल जो है वो क्या होती है भाई? रिमूव होती है, और न्यू क्यूटिकल जो है फॉर्म होगी, बनेगी। ठीक है, तो ये जो मोल्टिंग प्रोसेस हो रही है कि इनसे मोल्टिंग जो होती है, मेल्टिंग होती क्यों है? ताकि इंसेक्ट जो है वो ग्रोथ कर सके, अपनी नेक्स्ट स्टेज के अंदर जा सके। जैसे हमने कहा कि इंसेक्ट कभी भी एक से डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनता, उसके बीच में कई प्रकार की स्टेजेस आती हैं, जिन स्टेजेस से होता हुआ वो एडल्ट फॉर्म के अंदर जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर अपने को क्या देखने को मिलती है? मोल्टिंग की प्रोसेस देखने को मिलती है।
अब उसी से रिलेटेड वर्ड अपने मेटामॉर्फोसिस जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे मेटामॉर्फोसिस एक ग्रीक वर्ड है या ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है, और साइंस जो होती है, साइंस के अंदर जितने भी अपन वर्ड देखते हैं वो मोस्ट ऑफ ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो है कि ये जो लैंग्वेज है ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज, वो एक डेड लैंग्वेज मानी जाती है, जिसके अंदर न तो कोई नए शब्द आते हैं न ही कोई पुराने शब्द रहते हैं। पुराने शब्द जो है उनका वर्ड का मीनिंग जो है वो केवल एक ही रहती है, जिसके कारण जो सारे वर्ड है वो कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। तो देखिएगा मेटामॉर्फोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, मेटा और मॉर्फोसिस। ठीक है, मेटा जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना, और वहीं मॉर्फोसिस जो होती है इसका मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर का जो चेंज होना होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने यहां दिखाया है आपको कि ये एग है, एग कन्वर्ट होंगे लार्वल फॉर्म के अंदर या लार्वा के अंदर। जब लार्वा का डेवलपमेंट हो गया तो लार्वा फिर कन्वर्ट होते हैं प्यूपा के अंदर, और प्यूपा स्टेज फिर जाके आगे कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फोसिस के कारण एडल्ट के अंदर, और फिर एडल्ट जो है उनके द्वारा जो होगी फिर से एग लेइंग प्रोसेस की जाएगी। बार बार ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो यहां एग से लार्वा बना, ये मोल्टिंग की मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है। लार्वा से प्यूपा बना, ये मेटामॉर्फोसिस के कारण हुआ है, और प्यूपा से फिर एडल्ट का कन्वर्ट हुआ, ये भी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप की, कि मेटामॉर्फोसिस जो रहती है इंसेक्ट की, जब अपन बात करते हैं तो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस मेनली 5 प्रकार की आपको देखने को मिलती है, या 5 टाइप की जो होती है वो मेटामॉर्फोसिस अपन देखने मिलती है किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। सबसे पहली मेटामॉर्फोसिस जिसे अपन बोलते हैं एमेटामॉर्फोसिस, सेकंड जिसे अपन बोलते हैं प्यूरोमेटामॉर्फोसिस, थर्ड जिसे अपन बोलते हैं हेमी मेटामॉर्फोसिस, या फिर आप इसी हेमी मेटामॉर्फोसिस को इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हो। ठीक है, फोर्थ है जिसे अपन होलो मेटामॉर्फोसिस या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और फिफ्थ जिसे अपन हाइपर मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चलिएगा एक एक के बारे में चर्चा करते हैं कि किस मेटामॉर्फोसिस में क्या कौन सी प्रोसेस जो होगी, क्या चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अपन चलते हैं, और सबसे पहले जो मेटामॉर्फोसिस का टाइप है वो है एमेटामॉर्फोसिस। अब देखिएगा हमने बात की ही कि इसमें आपको 3 वर्ड देखने को मिल रहे हैं एमेटामॉर्फोसिस के अंदर, पहला ए, दूसरा मेटा, और तीसरा वर्ड है जिसे अपन बोल रहे हैं मॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस का मतलब हमने अभी भी देखा है क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मेटा का मतलब क्या है भाई, ट्रांसफॉर्म या चेंज होना, और ए जो है इसका मतलब होता है भाई अपसेंट, मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर अपने को क्या नहीं देखने को मिले, कि बॉडी स्ट्रक्चर में किसी न किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसी जो मेटामॉर्फोसिस होगी उसे आप क्या कहोगे भाई, एमेटामॉर्फोसिस कहोगे। मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। अब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं है इसका मतलब आप देखिएगा इसमें एग भी बनेगा, लार्वा भी बनेंगे, एडल्ट भी बनेंगे, पर इसमें आपको जो स्ट्रक्चर में चेंजेस है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। जब अपन ने बात करते हैं कि ऐसे एनिमल जिनमें इस प्रकार की प्रोसेस देखने को मिलती है कि ये मेटामॉर्फोसिस वाली प्रोसेस देखने को मिल रही है, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एमेटाबोलस के नाम से या एमेटाबोला के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में जब बात करें तो जो सिल्वर फिश है वो इसका एक एग्जाम्पल है। नीचे लाइफ साइकिल दिखाई गई है, लाइफ स्टेज दिखाई गई है, जिसमें एग है, फिर यंग वंस में कन्वर्ट हुआ, मतलब लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हुआ है, और लार्वल स्टेज फिर जाके किस में कन्वर्ट हुई है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखा गया है, मेटामॉर्फोसिस में केवल आपको देखे जाए तो इसमें केवल स्ट्रक्चर सिमिलर आपको देखने को मिल रही है सभी की, केवल जो साइज है उस साइज में फर्क आ रहा है कि साइज बढ़ रही है जैसे ये नेक्स्ट स्टेज की दौरान जा रहा है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस जो होता है वो अपने को देखने को नहीं मिलता है।
सेकेंड मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो सेकेंड मेटामॉर्फोसिस जो होती है उसे कहा जाता है प्यूरो मेटामॉर्फोसिस। अब फिर से वही नाम है मेटामॉर्फोसिस, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होना, पर यहां नाम आया है प्यूरो। अब देखिएगा प्यूरो जो वर्ड होता है, इस वर्ड की मीनिंग होती है ग्रेजुअल, मतलब कि ऐसी मेटामॉर्फोसिस जिसमें हमें क्या देखने को मिले, ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो वो कौन सी मेटामॉर्फोसिस कहलाएगी भाई, प्यूरो मेटामॉर्फोसिस से कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में जब अपन बात करते हैं तो कॉकरोच जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ऐसे एनिमल जिसमें इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल रही है उसे अपन प्यूरो मेटाबोला के नाम से जानते हैं या प्यूरो मेटाबोलस के नाम से जानेंगे। इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा कि एक जो है वो लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होगा। अब इसमें जो लार्वल स्टेज होती है, प्यूरो मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वल स्टेज होगी उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, निम्फ के नाम से जानते हैं। इसका मतलब एक सबसे पहले कन्वर्ट हुआ निम्फ के अंदर, निम्फ फिर जाके कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिएगा तीसरी अगर बात करें, जैसे हमने कहा कि इसमें फिर से उसी की लाइफ साइकिल दिखाई गई है प्यूरो मेटामॉर्फोसिस की। एग है, 2 सप्ताह के अंदर चेंज हुआ निम्फ के अंदर, फिर निम्फ जो है वो 4 से 7 सप्ताह के अंदर फिर बार बार मोल्टिंग हुई इसमें, और मोल्टिंग होने के पश्चात ये चेंज हो गया किसके अंदर, एडल्ट के अंदर चेंज हो गया। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट। देखिए इसमें नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस है अपनी हेमी मेटामॉर्फोसिस। अब हेमी का मतलब क्या होता है भाई, हाफ। ठीक है, या फिर आप इसको इनकम्प्लीट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हेमी मतलब हाफ, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कि जैसे जब भी अपन कंप्लीट इसे बोलते हैं कि जिसमें एग बना, एग फिर लार्वा के अंदर चेंज हुआ, लार्वा फिर प्यूपा के अंदर चेंज होगा, और प्यूपा फिर किस में चेंज हुआ है, एडल्ट के अंदर चेंज हुआ है। तो अगर ये सारी स्टेज किसी में अपने को देखने को मिल रही है तब तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। पर इनमें से कोई भी स्टेज एब्सेंट है तो इसका मतलब वो क्या है, इनकम्प्लीट है। जैसा कि इसमें देखिएगा, इसमें लार्वल स्टेज जो होती है उसको नेट के नाम से जाना जाता है, तो एक जो है वो नेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, और ये जाके जो लार्वल स्टेज जो है वो जाकर कन्वर्ट हो गई है एडल्ट के अंदर। इसमें प्यूपा स्टेज जो होती है वो अपने को देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसके कारण ये कौन सी मेटामॉर्फोसिस है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, एग्जाम्पल की जब अपन बात करते हैं तो ड्रैगन फ्लाई हो गई, डेमसेल फ्लाई हो गई, और मे फ्लाई जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस कौन सी होती है भाई, होलो मेटामॉर्फोसिस, या फिर इसी को आप किस नाम से जानते हो, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हो। अब देखिएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसे कह रहे हैं अपन, एक बना, एक से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा फिर कन्वर्ट हो रहा है एडल्ट के अंदर। मतलब लाइफ के अंदर जो डेवलप मेटामॉर्फोसिस के अंदर अगर ये चारों स्टेप मौजूद हैं, इसका मतलब वो कौन सी है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। एग्जाम्पल की जब अपन बात करते हैं तो कौन है, बटरफ्लाई और मॉथ, और ऐसे एनिमल जिनमें इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस होती है उनको अपन हेमी मेटाबोलस के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, और इसी के साथ साथ एक मेटामॉर्फोसिस, जैसे इसमें लाइफ साइकिल आगे भी, लार्वा है, एग है, लार्वा में यहाँ एग है, एग लार्वा में चेंज हुआ, लार्वा फिर जाके डिफरेंट लार्वल स्टेज के बाद में प्यूपा में चेंज हुआ है, प्यूपा के बाद फिर क्या हुआ है, एक एडल्ट का फॉर्मेशन अपने को देखने को मिला है। एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एनिमल्स जो होते हैं या कुछ इंसेक्ट जो होते हैं उनके अपने अंदर अपने को क्या देखने को मिलती है, एक हाइपर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। अब हाइपर मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं, देखिएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का ये मॉडिफाइड या एडवांस रूप आप इसको बोल सकते हो, कि इसमें जैसे मैंने कहा कि एग भी बनेगा, लार्वा भी बनेगा, पर लार्वा जो है उसके अंदर लार्वल स्टेज अलग अलग आ जाएंगे, एक से ज्यादा लार्वल स्टेज आपको देखने को मिल जाएगी, उनको अपन इंस्टार के नाम से जानते हैं। तो इंस्टा फर्स्ट, या आप कह सकते हो लार्वल फर्स्ट, लार्वल सेकंड, इसके बाद ये कन्वर्ट होगा प्यूपा के अंदर, प्यूपा फिर कन्वर्ट होगा एडल्ट के अंदर, और एडल्ट जाके फिर कन्वर्ट हो जाएगा भाई किसके अंदर, या एडल्ट के द्वारा एग लेइंग की प्रोसेस की जाएगी।
ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, हाइपर मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये जो हमने अभी बात की कि मेटामॉर्फोसिस से अलग अलग प्रकार की, अपन ने 5 प्रकार की मेटामॉर्फोसिस दे देखी। मेटामॉर्फोसिस है, प्यूरो मेटामॉर्फोसिस है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है और हाइपर मेटामॉर्फोसिस है। ये जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस हो रही है, इसके पीछे हार्मोनल जो कंट्रोल्स होते हैं, उन हार्मोनल कंट्रोल्स के कारण अपने को ये जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है वो देखने को मिलती है इंसेक्ट के अंदर। तो देखिएगा, जब अपन हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं तो मेनली 2 हार्मोन हैं जो इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक हार्मोन है जिसका नाम है जीएच हार्मोन, जुवेलाइन हार्मोन के नाम से जिसे जानते हैं। दूसरा हार्मोन जिसे इग्डाइसोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इग्डाइसोन हार्मोन जो रहता है, ये इसे आप मोल्टिंग हार्मोन भी कह सकते हो, क्योंकि इसके कारण जब ये प्रोड्यूस होगा तो उस दौरान आपको मोल्टिंग की प्रोसेस देखने को मिलेगी और जो स्टेज है वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इसके प्रोड्यूस होने के कारण। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि 2 हार्मोन है मेनली, एक तो है जुवेलाइन हार्मोन और एक हार्मोन है जिसे अपन बोल रहे हैं 20 हाइड्रोक्सिल इग्डाइसोन हार्मोन, या 20E के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इग्डाइसोन हार्मोन की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस नेचर का है। तो नेचर के बेसिस पे जब अपन बात करते हैं तो ये स्टेरॉइड नेचर का जो है वो देखने को मिलता है। वहीं जुवेलाइन हार्मोन अपने को लिपिड नेचर का देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो इग्डाइसोन हार्मोन है ये मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके अंदर बात करें तो लार्वा से लार्वा मोल्ट के अंदर, लार्वा से प्यूपा मोल्ट के अंदर, और प्यूपा से एडल्ट मोल्ट के अंदर मोल्टिंग करवाने के लिए क्या है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वहीं जब जुवेलाइन हार्मोन की अपन बात करते हैं तो जुवेलाइन हार्मोन जो है वो लार्वा से लार्वा स्टेज जो होती है उसमें मोल्ट के लिए क्या रहता है भाई, रिस्पॉन्सिबल रहता है। यहां हमने एक चीज लिखी है नीचे कि जुवेलाइन हार्मोन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तब क्या होगा भाई, इग्डाइसोन जो है वो किसी भी प्रकार का इफेक्ट जो है नहीं दर्शाएगा मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के अंदर। जैसे जैसे जुवेलाइन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे इग्डाइसोन हार्मोन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने हार्मोनल कंट्रोल है इंसेक्ट के। इसी हार्मोनल कंट्रोल में हमने कहा है कि ये इंसेक्ट का ब्रेन है। अब इस इंसेक्ट के ब्रेन के अंदर एक सेल्स मौजूद है, या जिस सेल्स को अपन बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स या NSC सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या करेंगी, केमिकल्स रिलीज करती हैं और ये केमिकल जाकर स्टोर हो जाता है ब्रेन के कार्पोरा कार्डियका और कार्पोरा एलाटा पार्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही सबसे पहले हमने कहा कि मोल्टिंग की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले जैसे लार्वल स्टेज है इंसेक्ट की, तो उस दौरान एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिस हार्मोन का नाम है जुवेलाइन हार्मोन, जीएच हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो है इससे आकर एक रिसेप्टर आकर बाइंड हो गया, जुवेलाइन रिसेप्टर JHR जिसे कहा जाता है। तब जाकर क्या बना भाई, जुवेलाइन रिसेप्टर बना, और ये जाकर आगे जाके क्या करेगा, जो लार्वल सेल है उस लार्वल सेल के अंदर जाकर जो उसका क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब क्रोमोसोम स्टिमुलेट होगा तो आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर कौन मौजूद है भाई, जीन मौजूद है। ठीक है, अब अगर ये जीन मौजूद है क्रोमोसोम के अंदर तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। अब ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है भाई, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहां जीन जो है ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होने के कारण आरएनए बनेगा, और आरएनए जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस होने के कारण प्रोटीन के अंदर डेवलप हो जाएगा, और ये जो प्रोटीन बनी है उसे अपन बोलते हैं लार्वल प्रोटीन। और लार्वल प्रोटीन जो होती है कि जो लार्वा के स्टेज स्ट्रक्चर जो रहती है उस लार्वल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या रहती है, ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल रहती है। और जब जीएच हार्मोन जो होता है उसकी लार्वल स्टेज के दौरान जो मात्रा होती है वो काफी ज्यादा अपने को देखने को मिलती है, जिसके कारण इग्डाइसोन हार्मोन यहां प्रेरित आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे ही लार्वल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया तो लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट होने के बाद जीएच हार्मोन जो है उसकी अमाउंट धीरे धीरे कम होती है।
जब जीएच की अमाउंट धीरे धीरे कम होगी तब जाकर क्या होगा कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है, जिस हार्मोन का नाम है पीटीटीएच हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन क्या करता है, जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है उसे जाके पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, या आप कह सकते हो यह स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिस हार्मोन का नाम है इक्डाइसोन हार्मोन, ठीक है। और ये इक्डाइसोन हार्मोन जो है इसी को मोल्टिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे ही इक्डाइसोन हार्मोन बना, ये इक्डाइसोन हार्मोन आगे जाके किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये इक्डाइसोन हार्मोन चेंज होता है 20 हाइड्रोक्सिल इक्डाइसोन के अंदर, या 20E के अंदर ये क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। जब ये कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद इधर जीएच की अमाउंट क्या हो गई भाई, कम हो गई, तो उस दौरान क्या होगा, ये हार्मोन जाके क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने के कारण क्या होगा, जो लार्वा स्टेज है वो कन्वर्ट हो जाती है प्यूपा स्टेज के दौरान, ठीक है भाई। जब प्यूपा बन गया तो प्यूपा बनने के बाद फिर से क्या होगा भाई, जीएच प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसके प्रोड्यूस होने के कारण क्रोमोसोम में जीन है, फिर से वही आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, आरएनए के द्वारा ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी, प्रोटीन बनेगी, और ये जो प्रोटीन है वो प्यूपा स्टेज की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। जैसे ही प्यूपल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, फिर से 20 इक्डाइसोल प्रेरित होगा, फिर से मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग होने के कारण ये प्यूपा फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर भाई, एडल्ट के अंदर। और जब ये एडल्ट के अंदर चेंज हो गया तो एडल्ट के अंदर जैसे ही चेंज हुआ, यहां जीएच की अमाउंट क्या हो जाती है भाई, 0, ठीक है। जब जीएच की अमाउंट 0 हो गई, जुवेनाइल हार्मोन की अमाउंट 0 हो गई, तब जाकर क्या होगा, इक्डाइसोन फिर से प्रेरित हुआ, और इक्डाइसोन के कारण क्या होगी, एडल्ट प्रोटीन का निर्माण होगा, या एडल्ट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो अपने को देखने को मिलता है। थैंक यू। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।